हाईवे पे मस्जिद, हाईवे के नीचे मजार, सरकारी जमीन पे मजार, इलेक्शन कमीशन के बराबर में मजार, रेड क्रॉस रोड पे मजार, एयरफोर्स भवन के सामने मस्जिद। उनको ये प्रूफ नहीं देना है कि ये हम क्यों बना रहे हैं, वो मानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे बनी हुई है। इसकी जिंदा मिसाल आप लोगों के संज्ञान में आई होगी, इसलिए कह रहा हूं। इलाहाबाद में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम था पंडित चंद्रशेखर आजाद। उनके नाम से एक पार्क बना हुआ है, एल्फ्रेड पार्क। उस एल्फ्रेड पार्क के अंदर आज तक ना कोई मजार थी, ना कोई कब्र थी, ना कोई मस्जिद थी। वहां यकायक मस्जिद भी बन गई, मजार भी बन गई और सारे खेल शुरू हो गए। हमारी टीम के एक सदस्य विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब, जो राम जन्मभूमि मामले में एक हिस्सा थे, उन्होंने इस पे अपील की कि यहां तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ये यकायक यहां स्ट्रक्चर कैसे आ गया। हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये अपील हुई तो वहां के चीफ जस्टिस साहब, उस दिन एक्टिंग चीफ जस्टिस थे कोई, उन्होंने सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बुला करके काफी कुछ डांटा फटकारा। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने, मुसलमानों ने उस पर यह क्लेम कर दिया है कि देखिए साहब, हमारे रिकॉर्ड में यह लिखा हुआ है। यानी एक ऐसा सफेद झूठ जो बिल्कुल पब्लिक के सामने, जिसको आप झुटला नहीं सकते, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा साहब सन फलाने में हमारे डॉक्यूमेंट, उनके पास कहां से औरंगजेब या बाबर उनको डॉक्यूमेंट दे गया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो झूठा भी डॉक्यूमेंट है तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की घटनाएं इस देश में इतनी बढ़ रही हैं कि आपको जगह जगह सरकारी जमीनों पे मस्जिदें बन रही हैं, कब्रें बन रही हैं, दरगाह बन रहे हैं। ये रूटीन मैटर हो गया है। पुलिस को आप शिकायत करते हैं, पुलिस के पास उनको हटाने का कोई कानून नहीं है। तो लोगों को जब ये पता नहीं था, तब पता चला कि वक्फ प्रॉपर्टी के तहत इस तरीके की नंगा नाच करने की एक तरफा इस देश के मुसलमानों को सरकारों में बैठे हुए लोगों ने छूट दी है। सरकार में जो लोग हैं या जो लोग थे जब ये बना, उन लोगों का अपना क्या एजेंडा है मैं नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पे देश के लोगों को अवेयर करें, पता करें कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जंग करने की तैयारी कर ली गई है, हर सड़क पे, हर गली में, हर पार्क में, सब जगह ये हो रहा है, ये इल्लीगल है। इस मुहिम को हम पिछले 3-4 महीने से शुरू की है और ये हमारा मुद्दा होगा। सरकारें क्या करती हैं नहीं करती, मैं सरकारों के बारे में कभी भी न कोई अच्छी या बुरी टिप्पणी करता। मेरा मानना है कि अगर आम नागरिक किसी मुद्दे को मुद्दा बनाएगा तो मुद्दा बनेगा, नहीं तो सरकारें अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने नफे नुकसान के हिसाब से चीज़ों को मुद्दा बनाती हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि 1946 में जब भारत के अंदर चुनाव हो रहा था, उस वक्त मुस्लिम लीग का एक नारा था। उस वक्त के जो सारे रिजल्ट हैं वो भी आपकी नॉलेज में होंगे कि 1946 के जब चुनाव हुआ तो क्या रिजल्ट आया था। देश भर में 1585 नेशनल असेंबली की, हमारे यहाँ असेंबलीज की सीट थी टोटल, उसमें 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और मुस्लिम लीग का नारा था, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। ये उनका नारा था और ये नारा आप जो इलेक्शन के जो सारे आर्काइव में डॉक्यूमेंट रखे उसमें सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बना तो न तो कबूतर उड़ रहे थे और न गुलाब का फूल नजर आ रहा था। 11 से 21 लाख लोगों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बन गया। अब भारत जो बचा भी, उसको आज मुझे लगता है कि नारा बहुत समय से सुनता रहा हूं, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान।
इस नारे को जो लोग नारा समझते हैं, मैं समझता हूं कि वो किसी कंफ्यूजन में हैं। आज वो ताकतों ने इस देश के राजनीतिक दलों को इस तरीके से दलाल बनाया है कि वो सत्ताओं में बैठने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी और संविधान विरोधी कार्य किए। इसलिए मैंने आपको 92, 93, 95, 2005 और उसके बाद 2013 के किस्से बताए। राजनीतिक दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, सरकार आएंगी, चली जाएंगी, ये राष्ट्र रहेगा। ये राष्ट्र कोई सरकार नहीं बचाने वाली। सरकार अपनी सरकार बचाती है, पार्टियां अपनी सरकार बचाती हैं, कुछ वो और काम करती हैं, सड़क बनाती हैं, हवाई जहाज बनाती हैं, ये बनते बिगड़ते टूटते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि एक बार जो सड़क बन गई वो कई हजार साल तक रहेगी, या एक बार कोई रनवे बन गया। लेकिन राष्ट्र को बचाना ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और आप कह सकते हैं कि राष्ट्र और देश में फर्क क्या है। राष्ट्र का एक बहुत छोटा सा अंग होता है जिसे देश कहते हैं। देश संविधान से चलता है, सरकार उस संविधान से बंधी होती है। उस सरकार का एक हिस्सा होता है जुडिशरी, एक होता है पुलिस, एक होती है सेना, और इस तरीके से वो पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसे आप देश कहते हैं। और देश एक जमीन का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना होती है। लेकिन राष्ट्र समाज चलाता है। राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है। इसलिए भारत के हिंदुओं को यह गलतफहमी हो गई है कि हिंदुओं, ये जो जितने मंदिर हैं, इनको बचाने का काम सरकार का है, इसको बचाने का काम समाज का है। और जब समाज कायर और लालची हो जाता है तो स्टेट इनक्रोच करती है। इसलिए हिंदू समाज जब अपने राग में खोया हुआ है, अपने स्वार्थ में खोया हुआ है, तो कोर्ट यह तय करती है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। जिस कोर्ट का काम धाराओं के हिसाब से देश चलाना है, क्रिमिनल को सजा देना है, वो कोर्ट वो काम नहीं कर रही। वो सबरीमला के अंदर, जहां हजारों साल की परंपरा के बाद यह तय पाया गया कि कुछ साइंटिफिक कारणों से एक खास वजह पे, खास समय पे महिलाओं का उस मंदिर में जाना वर्जित है। अब कोर्ट के पास तो अपनी अकल है धाराओं की, तो कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि सबरीमला मंदिर के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं है। तो पूरे सनातन को आपने अपनी तथाकथित ज्ञान से यह बात करने की कोशिश की कि सबरीमला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं का प्रवेश भी होना चाहिए। उन्होंने यह नहीं बताया कि उसी केरल के अंदर कई ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का जाना निषेध है। इसलिए जो हमारे गेरुआ वस्त्रधारी जो संत हैं, महंत हैं, एकड़ों एकड़ों के उनके पास आश्रम है, उनको यह काम करना चाहिए था, समाज को बताना चाहिए था कि सबरीमला में उस वक्त जब वो मंदिर में महिला जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, उस सबके साइंटिफिक कारण क्या हैं। क्योंकि मैं ये आज भी मानता हूं कि ओवर द टाइम इन मंदिरों को लेकर के, या जो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका अल्प ज्ञान या उनका स्वार्थ या लालच, उसने सही बात बता ही नहीं। इसलिए दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई साइंटिफिक चीज है तो वो है सनातन। शुद्ध रूप से साइंस है, उसे सही तरीके से कन्वे नहीं किया गया, बताया नहीं गया। इसलिए हर आदमी बैठे बैठे अपनी एक नई परिभाषा दे देता है, और उसकी परिभाषा उस समय उसके अपने स्वार्थ को तो पूरा कर सकती है, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ होती है। तो हमारी खामोशी, हमारे लालच ने हिंदुत्व की परिभाषा भी सुप्रीम कोर्ट ने हमें बता दी, हमने उसको भी मान लिया। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील एक पीआईएल दाखिल करता है, और उन्हीं जजेस के सामने जो हिंदुत्व की परिभाषा दे रहे थे कि कुछ जेंडर जस्टिस मस्जिद में भी होना चाहिए, वहां मुसलमान औरत और मर्द नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर फैसला नहीं दे सकते, एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन इट, यू आर नॉट ए पार्टी, ये कह के उन्होंने डिसमिस कर दी। तो
तो हमको लगता है सरकार जो करती है वो तो अपनी जगह है। आपने संविधान को वॉयलेट किया, आपने भारत के कानून को वॉयलेट किया, और आप एक तरफा फैसला देने में तत्कालिक नजर आते हैं, और दूसरी तरफ आप कुछ भी बयान दे देते हैं, कोई भी फैसला दे देते हैं। लेकिन समाज में एक बात सबको ध्यान रखनी चाहिए, ये देश है तो सरकार है, ये राष्ट्र है तो सरकार है। सरकार से राष्ट्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बनी है, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बने। तो ये जो गलतफहमी है कि सब कुछ वो तय करेंगे, हमें सिर्फ मानना है। और लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभ में सबकी जवाबदेही है। एसएसपी साहब कुछ कर दें, आईजी कुछ कर दे, एक 12-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से जाकर के एक एमपी जीत के आए, उसको ग्रिल कर सकते हैं जज साहब, एक आईपीएस को ग्रिल कर सकते हैं, एक आईएएस को ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र में जज साहब से किसी सवाल पूछने पे मानहानि कैसे हो सकती है? उनके फैसले के ऊपर भी कोई सवाल नहीं हो सकता है। उनके अपॉइंटमेंट जजेस के लेकर के अगर कोई सवाल खड़ा कर दे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराएंगे। आप देश की पार्लियामेंट मेजॉरिटी से कोई भी बिल पास करे, उससे तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। तो अगर भारत की पार्लियामेंट ने संविधान की तमाम उसूलों को, बुनियादों को, उसके सारा फंडामेंटल्स को पूरा करते हुए जो भी बिल पास होते हैं मेजॉरिटी से होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने माइनॉरिटी से आज तक किया हो, कि कोई सरकार कैसी भी रही हो। तो धारा 370 भारत के दोनों सदनों में बहुमत से पास हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई के ऊपर सवाल कैसे ले लिया? अगर किसी ने पिटीशन दी थी तो कहते कि अगर भारत की पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया तो खत्म हो गई बात। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर अलग से फैसला करे। अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इस मीन कि आप उस पर जजमेंट देंगे। तो ये कौन से लोकतंत्र की कहानी है भाई? ये मुद्दे पता होना चाहिए।